सतीश सर, अभी ट्रंप का जिक्र किया आतमजीत जी ने। ट्रंप साहब तो वहां मौजूद रहेंगे और वो लगातार अब तक 11-12 बार कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया, ट्रेड के दबाव में उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, वो लिखित एफिडेविट भी कर चुके इत्यादि। सर, सवाल ये है कि अब जब मोदी जी, ट्रंप और मोदी जी आमने सामने होंगे, जहां पर मोदी जी मौजूद रहेंगे, क्या ये ट्रंप साहब वहां पर चुकेंगे ये बात फिर से दोहराने में? और साथ में अगर हम मोदी जी के लिहाज से बात करें, भारत के लिहाज से बात करें, तो मोदी जी के पास ये बड़ा मौका है जब वो ट्रंप के सामने ये इस बात से इनकार कर सकते हैं कि सीज फायर में ट्रेड से कोई लेना देना नहीं था, कहीं ट्रंप का रोल नहीं था, कोई दबाव नहीं था भारत के ऊपर। क्या ऐसा करते हुए मोदी जी दिख सकते हैं? बड़ा मौका उठा पाएंगे लाभ इसका मोदी जी? राज साहब, आज कोई भी नेता अगर ट्रंप के सामने उसके सामने बोले तो उसको अपनी बेइज्जती ही करनी पड़ेगी। उसका कोई इस पे दो राय नहीं है। जो बोलेगा उसकी बेइज्जती होगी। उसका नाम चाहे नरेंद्र मोदी हो, मार्क कार्नी हो, स्टामर हो, नेतन्याहू हो, जेलेंस्की हो, पुतिन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रंप के सामने आप बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती जनता के बीच में होगी। तो सबसे समझदारी यही है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ सारा काम डिप्लोमेटिक जो हो वो बैक स्टेज पर होना चाहिए। सामने से उसके वार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो करेंगे, वो निरंकुश आदमी है। उसमें जो मान्यता हमारी समाज की सभ्यता की बातचीत की है उसका कोई भी उससे लेना देना नहीं है। उसने हर अमेरिकन नेता को क्रिकेट हिलरी कहा, पोकाहोंटा वारन कहा, हर एक को रूबियो कह दिया, छोटू रूबियो कह दिया। उसने हर आदमी को नाम दे रखा है, कोई भी हो। गवर्नर न्यूसम को बोला, न्यूसकम बोल दिया। तो उसके उसके मुंह पे कोई लगाम नहीं है। जिसकी जबान पे लगाम नहीं होती, हमारी सभ्यता में कहा गया है, उसके मुंह लगना नहीं चाहिए। उससे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अगर हमें भारत का मान रखना है तो ये अच्छा रहेगा कि हमारे नेता उसके मुंह ना लगें, उसके सामने कुछ ना कहें। जो भी कहना है बैक स्टेज पे कहें। वो हमारी डिप्लोमेसी चलती रहेगी पीछे, वो चलेगी। जहां तक बात आती है कनाडा की, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। आतमजीत जी जो कहते हैं ब्रिक्स और G7 की बात, देखिए G7 छोटी सी बात है। अमेरिका उसका हिस्सा है तो 30 ट्रिलियन तो यही हो गया। जो बाकी 7 देश हैं सबका जो है, सिर्फ कनाडा को छोड़ के सब 2 से 4 ट्रिलियन के बीच में है, तो 6 देश उसमें आ गए। तो मान लीजिए 18-50 ट्रिलियन जो है आज डॉलर में, ये G7 का है। और सबसे बड़ा देश जो है ब्रिक्स में चाइना है। चाइना 18 के आसपास है। बाकी भारत करीब 4 के आसपास पहुंचा, 22 हो गया। सब बाकी सभी सब एक में आते हैं। तो जितने भी 2, 4, 5, 6, 10 भी जोड़ लीजिए था आप, उनका 4-5 ही बनता है। तो 18, 20, 22, 26, 27 ट्रिलियन बनता है ब्रिक्स का। अगर आप पीपीपी देखेंगे, परचेसिंग पावर पैरिटी, तो आज भी चाइना ऑलरेडी बढ़ा हुआ है अमेरिका से। परचेसिंग पावर पैरिटी में अगर अमेरिका 30 पे है तो चीन 35 पे है। तो हम पीपीपी की बात नहीं कर रहे हैं। पीपीपी तो एक अपना मन बहलाने के लिए हम लोगों ने इंडेक्स बना लिया था 40 साल पहले, क्योंकि साउथ को भी अपनी एक अस्मिता की बात होती थी, हम भी कुछ हैं। लेकिन पीपीपी अपने आप वो एक तरह से अपने मन को बहलाने की बात होती है। लेकिन असली चीज है कि आज के संदर्भ में जो देशों की आमदनी है उसका हिस्सा क्या है। उससे 50% G7 है और 30 से कुछ कम 29 के आसपास ब्रिक्स है। लेकिन यह है कि ब्रिक्स बढ़ता रहेगा क्योंकि चीन अमेरिका को लांघने वाला है जल्दी ही। कनाडा की बात जो है, हमारी परेशानी जो इसमें आती है कि हम मानते हैं कि दुनिया के देश जहां आजादी है, डेमोक्रेसी है, वैसे चलते जैसे हिंदुस्तान। कनाडा ऐसे नहीं चलता। अमेरिका वैसे बिल्कुल चलता नहीं था ट्रंप के आने के पहले तक। ट्रंप के आने से एक निरंकुशता आई है, वो ट्रंप वाली ही है। उसको हटा दीजिए, फिर अमेरिका ठीक चलता है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो वाकई नौकर होता है। प्रधानमंत्री को वो करना पड़ता है जो तमाम उसके जो देश के विभिन्न अंग हैं, नागरिक हैं, खंड हैं, गुट हैं, वो सब उसके ऊपर जोर डालते हैं। सिख समुदाय कनाडा की राजनीति में एक बहुत बड़ा उसका अपना असर है। सिख समुदाय के लोग मंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं राज्यों के। वो सब उन लोगों ने वहां तक उनकी पहुंच हो चुकी है। और यूके में भी यही हालत है। अब जो देखना चीजें हो रही हैं वो शायद उनके पीछे कई सारी चीजें काम कर रही हैं जो हम समझ नहीं पाते। हमारे पास उसके लिए डेटा नहीं है तो हम उसके स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। हम कोई भी चीज कंस्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं। जो समझने की बात है वो कर सकते हैं। तो जहां तक कनाडा की बात है, तो आप सोचिए 3 हफ्ते बाद भारत को दिया गया निमंत्रण। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि कनाडा में बड़े अपने द्वंद्व थे, उनके कई गुटों का मानना था मत बुलाइए, फिर उन्होंने मान लिया कि बुलाइए इनको इसलिए कि हम फिर प्रदर्शन कर सकते हैं। जो खालिस्तानी है उनका ये मानना है, निर्जर तो बात है ही है। जो बात जस्टिन ट्रूडो ने शुरू की थी, उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिकली की जगह अलग तरह से कही थी। मार्क कार्नी थोड़ा ज्यादा डिप्लोमेटिक है, थोड़ा ये अलग तरह की भाषा अलग है, तो उनसे डील करने के लिए हमें भाषा बदलनी पड़ेगी। और जो भारत की जो भाषा हो गई थी पिछले 5-6 साल में, जो 10 साल में खराब होती चली गई है, वो एक ऐसी भाषा कि हम भी महान हैं, हम भी ताकतवर हैं, हम भी दुनिया के बड़े देश हैं। इस सब से एक जो डिप्लोमेटिक जो एक माहौल था, वहां बहुत सारी मुश्किलें हुई थी। फिर ये कहना कि हम घर में घुस के मारेंगे और इस तरह की बातें, ये सभी लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटेलिजेंस कहती है कि भारत का हिस्सा था जो भी हो रहा है। भारत, अगर आप देखिए, अगर आप भारत हैं तो कैसे देखेंगे, अगर आप कनाडा है तो कैसे देखेंगे। मार्क कार्नी को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो ट्रंप की बात कर रहे हैं, G7 का मुखिया ट्रंप है, और उसके साथ जो भी खड़ा होगा, ये तो आपको बुलाया जा रहा है, आप मेहमान होके जा रहे हैं। तो आप मेहमान होके जाते हैं, आप बस कहने के लिए कितना बचता है, आप उसके हिस्सेदार नहीं है, आप कोई हक नहीं है, आपको बुलाया गया है, आप मेहमान हैं, आपको मेहमान की तरह होना चाहिए। तो डिप्लोमेसी में एक आपको मौका मिलता है कि आप हमको जानिए, आसपास रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये होता है, अगर हम G7 है बुलाते हैं, तो उसमें आशा होता है कि हम उनको मेहमान की तरह बुला रहे हैं। उनको मेहमान की तरह जाना होगा, उस तरह से व्यवहार करना होगा, और जरा भी कुछ करेंगे तो उससे अपना अपमान ही होगा, ऐसा। बिल्कुल, डिप्लोमेटिक फेलियर की आपने बात की। सतीश सर, कनाडा को लगातार ट्रंप जो है वो टारगेट कर रहे थे, और जब जैसे ही मोदी जी ने G7 में जाने का न्योता स्वीकार कर लिया, उन शुक्रवार को जो है कार्नी से जब बात कर ली उन्होंने, उसके बाद अब जो है बड़ी खबर ये आ गई कि पाकिस्तान ज्यादा जरूरी हो गया है अमेरिका के लिए। वहां के कमांडर जो है वो ये कह दे रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत अहम साथी है, अमेरिका का अहम जिम्मेदारियां अब आतंकवाद के खिलाफ जो संगठन बनाए गए हैं, उनसे लड़ने के लिए जो संगठन बनाए गए हैं, उनमें पाकिस्तान जैसे देश को जगह दी जा रही है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या ये सारी चीजें भी उसी का हिस्सा मानी जाएं? ट्रंप साहब के बदले का हिस्सा है ये? और जो आतमजीत जी कह रहे हैं बंदर के हाथ में उस्तरा, और भारत में कहा जाता है ना कि वो पागल के हाथ में माचिस किसने दी, तो वो एक ऐसा माचिस एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अपने ही घर में आग लगा रहा है। क्या माना जाए इसको? ये व्यक्ति कौन है ये तो आप तय कीजिए लेकिन लगता है कि ये दोनों देशों के लिए शायद उपयुक्त होगा कहना। देखिए, पाकिस्तान की जो आज की जो उसकी जगह बनी है, उसके पीछे अमेरिका 1947 से रहा है। उसके बिना पाकिस्तान जहां खड़ा है वहां खड़ा नहीं हो सकता था। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, बहुत साफ था, क्योंकि भारत जिस तरह वो चाहता था वो नहीं कर सकता। और चाहे भी तो, अगर आप अपने आप को राष्ट्रपति की जगह देख लीजिए अमेरिका के, आप कैसे देखेंगे? जो शतरंज बिछी हुई है उसमें आपको हर देश को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप जो जानते हैं सत्ता कैसे चलती है, मैकियावेली को पढ़ते हैं, चाणक्य को पढ़ते हैं, उनको मालूम है अगर आपका जो होम मिनिस्टर है अमित शाह है, उस पर भी कंक्लूजन, उसके पीछे एक स्पाई लगानी पड़ेगी आपको। तो वो करते हैं, सबको करते हैं। वैसे ही अमेरिका करता है। अमेरिका ने भारत को चेक करने के लिए पाकिस्तान को उसको पूरा मजबूत रखा, उसको असला दिया, हथियार दिए, सेबर F-16 दिए। एक जमाने में हमको नहीं दिए उसने, हम चाहते भी नहीं थे, हम तो रूस से अलाइंड थे। उस जमाने हम नॉन अलाइंड थे, लेकिन अलाइंड थे रूस से। नॉन अलाइंड लेकिन अलाइंड थे रूस से। तो जो पाकिस्तान की स्थिति है आज की नहीं है, 1947 से चल रही है ऐसी कि वो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक जो कैलकुलेशन है जियो पॉलिटिक्स में, वो बहुत अहम रहा है। जब बात आई अफगानिस्तान में, जब रूस से झगड़ा करने की, अफगानिस्तान को अपना बैटलफील्ड बनाया था, उसकी क्या वजह थी? इसीलिए आप उसको देखें, चीन से भी लड़ने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी ऐसी है, उसकी वजह यह है कि ऊपर रूस है, नीचे भारत है, बगल में चीन है, पूरब में चीन, उत्तर में रूस और दक्षिण भारत। उन तीनों के बीच में एक छोटा सा देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था अमेरिका, नहीं कर पाया। रूस चाहता, वो भी नहीं कर पाया। तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान चाहिए आपको। तो अब देख रहे हैं कि अब वहां चीन की प्रभुता आ गई है कमर्शियली।
अमेरिका की प्रभुता जो थी अब तक डिफेंस वाली थी, अब चीन डिफेंस में आ गया है। कुछ लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान का झगड़ा पाकिस्तान से नहीं था, ये हिंदुस्तान का झगड़ा पाकिस्तान प्लस चाइना से था, ये भी कहा जा रहा है। जो लोग स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ऐसे उसको देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की अपनी भूमिका जो है बहुत अहम है, उसको जियोपॉलिटिक्स को लेकर के उसमें उसका पूरा साथ देना पड़ेगा। और अमेरिका के पास ये नहीं होता कि आप हमारे दोस्त हैं तो हम आपके दुश्मनों से बात नहीं करेंगे। अगर आप हमारे दोस्त हैं और आपके दुश्मन, उनको हम जानते हैं, उनको हम छोड़ते नहीं हैं, उनसे बात चलती रहती है। अपने आप देख लीजिए, तो वैसे ही होता है डिप्लोमेसी में। पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को चेक रखने के लिए उसकी उसकी क्या जरूरत पड़ी। देखिए आज सुबह एकाएक देखा मैंने, पंडित नेहरू, उनके पर करीब 100 से ज्यादा देशों ने डाक टिकट जारी किए थे। ये बात सब उनके उनके प्रधानमंत्री काल के दौरान है। और तब उनकी जो, जैसे अजय शुक्ला जी ने बहुत बढ़िया कहा कि नेहरू जी की जो प्रतिष्ठा थी जब ट्रूमैन को लेने के लिए आए, वो एक भारत की एक ऐसी एक प्रतिष्ठा थी जिसको एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद जीता जाता है। मैं अभी सोच रहा था जब विजय जी बात कर रहे थे कि जो हमारे आज की तारीख में अगर आपके पास बाबा नागार्जुन आते, नागार्जुन जो कवि थे, उनका नाम शायद सुना होगा सबने, वो आते तो उनकी प्रतिष्ठा होगी या चेतन भगत की होगी। तो भारत 1949 में नागार्जुन था और 2025 में चेतन भगत बन गया है। इस तरह का जो देखेंगे आप फर्क पड़ा है। एक भी ये है कि हम महान हैं, बड़े हैं। दूसरी में यह था कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जो दुनिया देख रहा हूं आपको बताता हूं। मेरा जो कवि मानस है वो इस तरह देखता है। और दूसरा सिर्फ ये कि कैसे हमको लोग जाने समझे, कैसे हम हमारी हर जगह पहुंच होती रहे, उससे कैसे मुझे 2 पैसे मिले। तो बहुत फर्क है। तो आज का भारत जो है वो कुछ भगती हो गया है। जो हमारा जो आदर का भारत था वो कुछ नागार्जुन जैसा था, भास्वता देवी वाला भारत था, मुक्तिबोध वाला भारत था। तो खैर वो मैंने एक आपको लिटरेरी कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में दिया है, यानी कि आप उसके मानक किसी भी संदर्भ में दीजिए। अब आप देखिए राजनीति में दीजिए, एक बात होती है गांधी और नेहरू की, उनके आज के आप नेताओं को देख लीजिए उनके सामने, तो वैसे ही जो है सम्मान भी हमारा घटता बढ़ता रहता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सामरिक स्थिति है वो उसकी जगह जियोपॉलिटिक्स से शुरू होती है। और उसके अलावा अमेरिका की जो जरूरतें हैं, आज पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका तीनों का प्यारा हो गया है। ये आप देख रहे हैं, भारत कभी तीनों का प्यारा नहीं हो पाया। भारत रूस के साथ था, नॉन अलाइंड कहता था, अमेरिका से झगड़ता रहा हमेशा। अजय जी ने बात की सीआईए की। सीआईए देखिए जिस तरह वो ऑपरेट करता है, वो हर देश में जो भी आदमी सफल है, वो चाहे सत्ता में है सत्ता के बाहर है, उसका सबसे संपर्क रहता है। तो ये कहना कि सिर्फ जेपी ही थे, ऐसा नहीं था। जेपी कांग्रेस में भी तमाम लोग उसके साथी थे, सोशलिस्ट पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दीजिए, वहां भी उनके अच्छे अच्छे साथी थे, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप देखना चाहें सामरिक जो बातचीत होती है उसमें उनके भी नाम आते हैं जो कि वामपंथी थे। क्योंकि सीआईए का काम ही यही है कि उसको कैसे करते हुए हैंडलर लाते हैं। हैंडलर कौन होता है? जो आपके करीब होता है, जो सबसे आइडियोलॉजिकल उनके साथ जुड़ के, और वो एक पाइप होती है, पाइपलाइन। जैसे कि आपको 1 फुट की पाइप को जोड़ना है 2 इंच की पाइप से, तो आप बीच में 2-3 पाइप लाएंगे। आपको 44,000 केवीए से 220 केवी पे लाना है, तो आप वो जो पाइपलाइन है उसका मैनेजमेंट करती है सीआईए। सीआईए का काम ही यही है। उसका काम है कि हर देश में कोशिश करो कि जितने भी प्रभावी लोग हैं उनको जोड़े रखो। तो पाकिस्तान उस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण जगह बनी हुई है। तो उसमें आप कुछ भी कहें, ट्रंप को साथ लेके चलना पड़ेगा, दोनों को, पाकिस्तान को भी, भारत को भी। मुश्किल यहाँ आती है कि पाकिस्तान एक तरह झुक के बात करता है और भारत अब दबंगी के साथ बात करता है। नेहरू जी करते डिप्लोमेटिकली करते थे, और अब थोड़ा सा उसमें सड़क छाप की एक भूमिका आने लगी है, वहां परेशानी हो रही है। राय साहब।